हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट में। दोस्तों, भारतीय राज्य में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु संसद चैप्टर नंबर 22 में हम लोग बात करेंगे आज संसदीय कार्यवाही के साधन। दोस्तों, पहला इसमें होता है प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और समानता मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न तीन तरह के होते हैं: तारांकित, अंतरांकित तथा अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी ओर अंतरांकित प्रश्न के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनमें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य का भी संबोधित हो सकता है यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित है अथवा संबंधित अन्य मामले से जुड़ी हो तो जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी है, तो ऐसे प्रश्न में संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे कि किसी मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए होती है। तारांकित, अंतरांकित, अल्प सूचना प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे, सफ़ेद, हल्के गुलाबी तथा पीले रंग में छुपी होती है ताकि वे एक दूसरे से अलग दिखें। शून्यकाल। प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का भी उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल की तुरंत बाद शुरू होता है और उससे सदन के नियमित कार्य के कार्यकृत के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के लिए मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवसार भारत की देन है तथा वर्ष 1962 से जारी है। प्रस्ताव। लोक महत्व के मामले में पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लगाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए महत्वपूर्ण लाए गए प्रस्तावों को तीन मुख्य श्रेणियां हैं। पहला, महत्वपूर्ण प्रस्ताव। यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आदि शामिल है। स्थानापन्न प्रस्ताव। यह वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान देता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। पूरक प्रस्ताव। यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। इसके सदन तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। इसकी तीन श्रेणियाँ होती हैं। सहायक प्रस्ताव। इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में इस्तेमाल किया जाता है। स्थान लेने वाला प्रस्ताव। इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है और उस मामले का स्थान लेने के लिए लाया जाता है। संशोधन। यह मूल प्रस्ताव के केवल भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। समानता। चार प्रकार के कटौती के प्रस्ताव होते हैं। पहला, साधारण कटौती। यह वह प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है। इस मामले में पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाएगा। घटकों की में कटौती। इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। कंगारू कटौती। इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल एक महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। गिलोटिन प्रस्ताव। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है या किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर या गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या अधिक
सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है तो इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। शून्यकाल की तरह यह संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 में से अस्तित्व में है। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। स्थगन प्रस्ताव। यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं की होती है। सदन की कार्यवाही के लिए स्थगन प्रस्ताव को निम्न सीमाएं भी हैं। पहला, इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को उठाया जा सकता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी एवं लोक महत्व के हों। दूसरा, इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता। तीसरा, इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को भी उठाया जा सकता है, ना कि साधारण महत्व के विषय को। चौथा, इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता। पाँचवा, इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। छठा, इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। सातवां, इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, लोकसभा मंत्रिमंडल का अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग है, जैसा कि तालिका में दिखाया गया था। धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचता है। राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। दोनों सत्रों में इस पर चर्चा होती है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। बहस के बाद प्रस्ताव का मत विभाजन के लिए रखा गया है। जो प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है। राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों की चर्चा तथा वाद विवाद एवं मुद्दे उठाने और त्रुटियों की कमियों हेतु सरकार के प्रशासन की आलोचना का अवसर उपलब्ध कराता है। अनियत दिवस। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित किए रखता है। अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन का कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई दिन या समय नियत करता है। औचित्य प्रश्न। जब सदन संचालन के समान नियमों का पालन नहीं करता है तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह समानता विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। यह सदन का ध्यान आकर्षित करने के एक असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन की कार्यवाही को समाप्त करती है। औचित्य प्रश्न में यद्यपि किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होगी। आधे घंटे की बहस या पर्याप्त लोक महत्व के मामलों आदि पर चर्चा के लिए है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। अल्पकालिक चर्चा। इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक समय का समय नहीं लगता है। संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले में को बहस के लिए रख सकते हैं। अध्यक्ष 1 सप्ताह में इस पर बहस के लिए 3 दिन उपलब्ध करा सकता है। विशेष उल्लेख। ऐसा मामला है जो औचित्य प्रश्न नहीं है, उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जा सकता। आधे घंटे की बहस जिसमें कई सारे मामले शामिल हैं, इस विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है या लोकसभा के नियम
377 यानी 377 के अधीन नोटिस कहा जाता है। संकल्प साधारण लोक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कोई सदस्य संकल्प ला सकता है। किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। संकल्प को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प। यह संकल्प गैर सरकारी द्वारा लाया जा सकता है। इस पर बहस केवल वैकल्पिक शुक्रवार एवं दोपहर के बाद की बैठक की जा सकती है। दूसरा, सरकारी संकल्प। यह संकल्प मंत्री के द्वारा लगाया जा सकता है इसे किसी भी दिन सोमवार से गुरुवार तक लगाया जा सकता है। सर्वाधिक विकल्प संकल्प। इसे या तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा लगाया जा सकता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत लगाया जा सकता है। संकल्प प्रस्तावों के निम्नलिखित संदर्भों में विभिन्न होते हैं। सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों की वह श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक संकल्प एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव होता है। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हों। इसके अतिरिक्त भी यह भी अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्तावों को सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाए। यद्यपि युवा संसद की योजना 4थे अखिल भारतीय वेब सम्मेलन के अनुशंसा पर प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है, पहला, यह युवा पीढ़ी की संसद की कार्यवाही से अवगत कराता है। दूसरा, युवाओं के मस्तिष्क को अनुशासन एवं संबंध तथ्यों से परिचित कराता है। तीसरा, यह छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझाता है ताकि उन्हें लोकतांत्रिक स्थानों के कार्य की सही जानकारी मिले। इस योजना को समझाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण एवं वह योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आगे बात करते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में, संसद के बजट के बारे में और इनके निधियाँ जो कि अलग अलग होती हैं, राज्यसभा की स्थिति और अलग डिटेल्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।